दोस्तों आज की जो आपकी सेट प्रैक्टिस होगी यह सेट प्रैक्टिस संख्या आपकी 3 है। इसके पहले 2 सेट प्रैक्टिस हम लोग कर चुके हैं और आज आपका थर्ड सेट प्रैक्टिस है। तो एक बार आप सभी जल्दी से लाइव आइए और एक बार कमेंट करके बताइए कि आपका वीडियो सही से चल रहा है और आवाज़ आपके पास सही से पहुँच पा रही है। फिर आज की क्लास को हम लोग स्टार्ट करेंगे। देखो आपके लिए सेट प्रैक्टिस बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि जितना आप अधिक से अधिक क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे, जितना पैटर्न आपको पता चलेगा, उतना आपके लिए बेनिफिट होगा। देखो अभी मैं आपको यूनिक का ही सेट प्रैक्टिस करा रहा हूँ लेकिन उसमें कुछ आपका जो इंग्लिश का क्वेश्चन है वह चेंज है। मैं आपको यहाँ पे आपको टाइम जो है कैसे मैनेज करना है वह चीज़ें बताऊंगा। देखो यूनिक का सेट प्रैक्टिस आपको पता है कि जो इसके रीजनिंग के क्वेश्चन है वह उसका लेवल थोड़ा ज़्यादा नहीं है, बहुत ईजी है, लेकिन उसको कैसे कम समय में करना है ये चीज़ें मैं आपको करके यहाँ पे दिखाने वाला हूँ। तो आप जितना अधिक से अधिक प्रैक्टिस करेंगे ना उतना आपका टाइम जो है यहाँ पे बचने वाला है। तो कोशिश कीजिए कि आपका जो 2 घंटा समय है और उसमें 120 क्वेश्चन है आप उसको कंटिन्यू कर लीजिए। आप डेली जो है 1 या 2 सेट प्रैक्टिस जितना बना सके उतना जो है बनाइए। इसके बाद जैसे आपकी यूनिक की कुछ सेट प्रैक्टिस हो जाती है उसके बाद मैं अपना सेट प्रैक्टिस आपको दूंगा बनाने के लिए। तो सब कुछ क्लियर है तो चलते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। देखो पहला क्वेश्चन है ना, जो फर्स्ट आपको देखेगा 1 से लेकर 5 तक, उसमें आपको जो क्वेश्चन दिखने वाला है वह 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन का है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको बताना है। चलिए आप देखते हैं यहाँ पे पहला क्वेश्चन है आपके लिए। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन है, पहले आपको इसका आंसर करना है कि क्या होगा। क्वेश्चन नंबर आपको फर्स्ट दिख रहा है, आपको इसका आंसर करना है हैबिचुअली साइलेंस और टॉकिंग लिटिल। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर आपको फर्स्ट दिख रहा होगा, अब आपको इसका राइट आंसर करना है कि राइट आंसर इसका होगा क्या। देखो कोशिश करो आप सभी, हाँ कोशिश करना इसका आंसर सही आए। देखो प्रयास जरूर करना है, गलतियां होगी अलग ही चीज है। ठीक है, वो अलग बात है कि आपसे गलतियां हो, लेकिन आप आंसर सही करेंगे, कोशिश जरूर करेंगे। ठीक है, कोशिश तो करना है ना, गलतियां होती भी है तो कोई बात नहीं है, कोशिश जारी रहनी चाहिए। चलो तो पहला क्वेश्चन आपके लिए दिख रहा है स्क्रीन पे। 1 सेकेंड, भाग गया क्या, चलो परेशान नहीं हो। क्वेश्चन संख्या फर्स्ट है आपका 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन का है। देखो कहता क्या है, हैबिचुअली साइलेंस या टॉकिंग लिटिल, यानी कि चुप रहना या कम बोलना। जो व्यक्ति चुप रहता है या कम बोलता है उसके लिए क्या प्रयोग करते हैं, चुप रहना या कम बोलना। अब इसका आंसर बताओ क्या होगा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है ना, इसका आंसर आपको निकालना है। जो व्यक्ति चुप रहता है या कम बोलता है उसके लिए क्या प्रयोग करते हैं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा, टेक इट टाइट। और इसका मीनिंग क्या होता है, इसका अर्थ होता है स्वावलंबी। क्या होता है, इसका अर्थ जो होता है वह स्वावलंबी होता है। 1 सेकेंड, नहीं इसका क्या है, टेकिटर्न है, इसका स्वावलंबी नहीं हुआ, इसका जो होता है स्वल्पभाषी होता है। क्या होता है, इसका हिंदी जो होता है स्वल्पभाषी, जो खुद पे मतलब जो कम बोलता है उसको क्या बोलते हैं, स्वल्पभाषी कहते हैं। ऑप्शन सी होगा। ठीक है, टैकीटर्न होगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन शुरू नहीं हुआ कि आप लोग हिंदी खोजना शुरू कर दिए। अगला क्वेश्चन है ए रिलीजियस डिस्कोर्स। अब इसका मीनिंग भी आपको बताना है। चलो मैं आपको इसका मीनिंग बता देता हूँ, आपको आंसर करना है। एक धार्मिक प्रवचन हो जाएगा। ठीक है, ए रिलीजियस डिस्कोर्स, धार्मिक प्रवचन। तो इसके लिए आपका आंसर कौन सा होगा आपको कमेंट करना है, थोड़ा फास्ट करना है क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन आपको देखने हैं। देखो प्रयास करना है, गलतियां होती है, इंग्लिश है तो थोड़ी बहुत आपकी गलतियां इसमें देखने को आपको मिलेगी। चलिए तो इसका आंसर करते हैं, राइट आंसर क्या होगा आप लोग भी कमेंट कीजिए। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सेरमॉन। इसका मतलब होता है धर्मोपदेश। ठीक है, धर्मोपदेश इसका मीनिंग होता है, हिंदी होता है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, रिलीजियस डिस्कोर्स यानी कि धार्मिक प्रवचन, तो इसके लिए क्या प्रयोग करते हैं, शेरमन। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, ए प्लेस दैट प्रोवाइड्स रिफ्यूज। कहता है कि प्लेस दैट प्रोवाइड्स रिफ्यूज। अब इसके लिए कौन सा यहाँ पे वर्ड आपका आएगा आंसर में, आपको बताना है। एक जगह जो शरण प्रदान करता है, ऐसी जगह जहां जो शरण प्रदान करता है उसके लिए क्या बोलेंगे। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द पढ़ते हैं ना हिंदी में, बस वही चीज है, वन सब्स्टिट्यूशन है। आपको बताना है कि ए प्लेस दैट प्रोवाइड्स रिफ्यूज, एक जगह जो शरण प्रदान करती है उसके लिए आप क्या यहाँ पे वर्ड इस्तेमाल करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है, तो बताइए इसका आंसर क्या होगा। चलिए बहुत अच्छा, ऑप्शन नंबर ए दे रहे हैं आप लोग। चलिए जो लोग ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं उनका आंसर सही है।
देखो एसिलम मतलब क्या होता है, शरण स्थान होता है, इसका मीनिंग भी क्या होता है, शरण स्थान होता है। तो कह रहा था क्वेश्चन कि ऐसा स्थान जहां पे शरण प्रदान मिलता है, एक ऐसी जगह जो शरण प्रदान करती है तो उसको क्या बोलते हैं, एसिलम बोलते हैं। इसका मतलब क्या होता है, शरण प्रदान करना। ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि डिटेल्स प्लान ऑफ ए जर्नी, ठीक है ना, यात्रा की विस्तृत योजना। आप कहीं यात्रा करते हैं तो उसकी आप योजना बनाते हैं ना, तो वही कह रहा है कि डिटेल्स प्लान ऑफ ए जर्नी, यात्रा की विस्तृत जानकारी, ठीक है, यात्रा की विस्तृत योजना हो जाएगी। इसके लिए क्या प्रयोग करेंगे, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या फिर ऑप्शन डी। चलिए इसका आंसर कीजिए, क्वेश्चन नंबर 4 है, इसका आंसर क्या होगा। चलो बहुत अच्छा। अब देखो कुछ वर्ड हैं जिसका मीनिंग आपको पता होगा तभी आप क्वेश्चन कर पाएंगे, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा। चलिए आंसर पे चलते हैं, तो ऑप्शन नंबर आपका 5 होगा, ठीक है। इटिनरी, इसका देखो इसका अर्थ भी क्या होता है ये समझ लो। इसका अर्थ होता है यात्रा योजना या यात्रा का कार्यक्रम, ठीक है, क्योंकि आपका यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है कि डिटेल्स प्लान ऑफ ए जर्नी, यानी कि यात्रा की विस्तृत योजना। तो क्या हो जाएगा, यात्रा योजना होनी चाहिए ना, तो क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन नंबर ई जो होगा इसका मीनिंग होता है यात्रा योजना। हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन है कि ए पर्सन हु इंसिस्ट्स ऑन समथिंग्स, क्या बोलते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर आपको दिख रहा है ना, 5 दिख रहा है, इसका आंसर करना है। अरे एक व्यक्ति जो किसी चीज पे जोर देता है, ए पर्सन हु इंसिस्ट ऑन सम थिंग्स, एक ऐसा व्यक्ति जो किसी चीज पे जोर देता है, फोर्स करता है उस पर, क्या बोलते हैं उसको। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर बताइए क्या होगा, तो फटाफट इसका आंसर कीजिए। चलिए ऑप्शन नंबर बी, बहुत अच्छा, क्योंकि इसका मीनिंग ही होता क्या, झगड़ालू होता है, ठीक है ना, झगड़ालू बोल सकते हैं या फिर हुजिती बोल सकते हैं, आग्रही बोल सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। एक ऐसा व्यक्ति जो किसी भी चीज पर जोर देता है, क्या होता है, ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब यहां से जो आपको क्वेश्चन दिखेगा ना, वह इडियम्स फ्रेजेस का दिखेगा। तो क्वेश्चन है कि टू डू वन सेल्फ जस्टिस, ठीक है, कहता है कि टू डू वन सेल्फ जस्टिस। अब इसका आंसर क्या होगा आपको बताना है, अपने आप को न्याय करने के लिए, ठीक है, अपने आप का न्याय करने के लिए सेल्फ की बात कर रहा है, तो इसमें क्या हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, आपको इसका आंसर बताना है क्या होगा। चलिए कोशिश कीजिए आप लोग, कोशिश कीजिए इस क्वेश्चन का आंसर सही करने का, प्रयास जारी रहनी चाहिए। देखो प्रयास जो होनी चाहिए वो पूरी होनी चाहिए, 100% आपका यहाँ पे आंसर आना चाहिए, सही हो या गलत वो चीज बाद में देखना है आपको। देखो क्या कहता है कि टू डू वन सेल्फ जस्टिस, है ना, इसका अर्थ होता है अपनी योग्यता या क्षमता के अनुसार अपने कर्तव्य को अंजाम देना अथवा लाभ पहुंचाना। देखो क्वेश्चन देख रहे हो ना, टू डू वन सेल्फ जस्टिस, इसका मीनिंग क्या होता है, इसका अर्थ जो होता है कि अपनी योग्यता या क्षमता के अनुसार अपने कर्तव्य को अंजाम देना अथवा लाभ पहुंचाना। देखो इसमें आपका ऑप्शन ही होगा, क्योंकि इसमें इससे संबंधित कोई भी आपका ऑप्शन नहीं दिया हुआ है, ठीक है। ऑप्शन नंबर आपका ई हो जाएगा, क्योंकि जो आपका अर्थ है क्वेश्चन का, जो इडियम्स है इसके, इससे रिलेटेड जो है आपका ऑप्शन किसी में भी नहीं है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा। जो लोग ऑप्शन ई के साथ गए होंगे उनका सही हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 7 है, टू ज्वाइन इशू विथ, क्वेश्चन नंबर 7 है। अब आपको इसका आंसर बताना है होगा, टू ज्वाइन इशू विथ। चलो इसका आंसर करो, हक के साथ मुद्दे में शामिल होना, टू ज्वाइन इशू विथ यानी कि मुद्दे में शामिल होना। इसका आंसर क्या होगा, चलो कोशिश करना आपको इसका सही आंसर मिले आपके द्वारा। आप लोग कोशिश कीजिए कि आप लोग इसका सही आंसर दें। अरे भाई आप लोग अभी लाइक तो कम से कम कर दो ना, अभी आपको पता नहीं होगी आपके लिए कितनी मेहनत की जा रही होगी। अभी आज की शेयर करके इसमें बंद कर देता, आज आपकी क्लास नहीं हो पाती, क्योंकि अभी लाइट की प्रॉब्लम है, आपको पता है। अभी आप देख पाओगे ना, क्योंकि जब क्लासें चलती है तो वहाँ पे आपका वाईफाई का सिग्नल जो है शो करता है, लेकिन अभी देख पाओगे मोबाइल डाटा से ले रहे हैं, और उसके बावजूद भी है अंधेरा है, फिर भी क्लासेस में ले रहा हूँ। जैसे मैं क्लासेस लेने यहाँ पे जैसे ही आपका यहाँ पे बैठ गया था, बस लाइट जो है अचानक कट गई है, तो इसके लिए अब आपको पता है, फिर भी जब मैं ले रहा हूँ तो कम से कम लाइट तो बनता है ना।
अब वो भी नहीं कीजिएगा। टू ज्वाइन इश्यू विथ, देखो तो इसका क्या हो जाएगा, यानी कि किसी मुद्दा में शामिल होना। चलिए तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आप लोग अपने अकॉर्डिंग करेंगे, ऑप्शन नंबर बी होगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा, ठीक है ना। हाँ, टू ज्वाइन इश्यू का मतलब क्या होता है, किसी से विवाद करना या किसी से संघर्ष करना किसी विषय को लेकर, ठीक है ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा ना क्वेश्चन का। क्या होगा, ए होगा या बी होगा। अरे इसका आंसर करना है टू ज्वाइन इशू विथ। क्वेश्चन का पहले अर्थ समझो क्या कहता है, यानी कि किसी के विवाद करना, किसी से विवाद करना या किसी से संघर्ष करना किसी विषय को लेके। तो क्या हो जाएगा, टू कोऑपरेट विथ अदर्स फॉर ए कॉज, यही आपका सही अर्थ हो जाएगा। टू कोऑपरेट विथ अदर फॉर ए कॉज, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका ए होगा। क्या होगा, ऑप्शन नंबर आपका ए होगा, बी नहीं होगा, ठीक है ना। ऑप्शन ए होगा इसके अकॉर्डिंग। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर आपको 8 दिखेगा, तो फटाफट इसका आंसर करना है। टू सेट वंस फेस अगेंस्ट, अब इसका आंसर आपको बताना है क्या होगा, इसका मीनिंग भी आपको बताना है। देखो टू सेट्स ऑन फेस अगेंस्ट का मतलब होता है कि किसी का पूर्ण रूप से विरोध करना, यानी कि आप किसी का पूर्ण रूप से क्या कर रहे हैं, विरोध कर रहे हैं, है ना। तो किसी का पूर्ण रूप से विरोध करना क्या होगा, हाँ जूम अब कितना, चलो ठीक है ना। टू सेट्स ऑन क्या है, फेस अगेंस्ट, ठीक है। इसका मीनिंग क्या हो जाएगा, किसी का पूर्ण रूप से विरोध करना। तो क्या हो जाएगा इसका, टू अपोज विथ डिटर्मिनेशन, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, यानी कि किसी का पूर्ण रूप से विरोध करना। टू स्टेट्स ऑन क्या हो जाएगा, फेस अगेंस्ट, ठीक है ना। आप जिसका भी विरोध करना चाहते हो तो पूर्ण रूप से विरोध करना, पूरी रूप से आप सहमत होंगे तभी तो। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 9 होगा आपके स्क्रीन पे। टू पुट्स वंस हैंड टू द फ्लोर, अब इसका मीनिंग क्या होगा पहले ये जान लो। क्वेश्चन नंबर 9 है, इसका मीनिंग मैं आपको बता देता हूं, इसका आंसर आपको करना है। यानी कि कठिन काम को हाथ में लेना, ठीक है, यानी कि कठिन काम को हाथ में लेना। अब इसका आंसर तो निकाल सकते हो, कठिन का कम से कम ये तो पता होगा ना, कठिन का डिफिकल्ट होगा, इतना तो आपको पता होना चाहिए। देखो टू पुट्स ऑन हैंड्स टू द फ्लोर, अब कहता है कि किसी कठिन काम को अपने हाथ में लेना। अब कोई कठिन काम है, आप उसको हाथ में लोगे तो क्या हो सकता है इसका, यानी कि टू टॉक्स ए डिफिकल्ट टास्क, ठीक है ना, ऑप्शन डी होगा ना। टू टेक ए डिफिकल्ट टास्क, यानी कि आप किसी ऐसे समस्या को ले रहे हैं जो आपके लिए कठिनाई है, यानी कि ऐसे काम को ले रहे हैं जो आपके लिए कठिन है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की, तो अगला क्वेश्चन आपके लिए, टू प्ले सेकेंड फिडल, ठीक है। अब यहाँ पे कहने का मतलब है, आप इसका पहले मीनिंग बताओ, अगर पता है आपको तो बता सकते हैं। देखो कह रहा है कि टू प्लेस सेकेंड फिडल का अर्थ क्या होता है, स्वतंत्र नहीं लेकिन दूसरे के अधीन अथवा उसकी इच्छा के अनुसार काम करना, यानी कि आप स्वतंत्र तो नहीं कर सकते हैं, है ना, आप इसको स्वतंत्र नहीं बोल सकते हैं, लेकिन किसी दूसरे के अधीन या उसकी इच्छा के अनुसार कर करना। अगर कोई व्यक्ति है तो आप उसके अधीन काम कर रहे हैं या फिर उसकी इच्छा के अकॉर्डिंग काम कर रहे हैं, यानी कि टू प्ले सेकेंड फिडल ये हो जाएगा, ठीक है ना। स्वतंत्र रूप से आप नहीं है, यानी कि आप किसी के दबाव में काम कर रहे हैं। तो क्या होगा इसका आंसर, चलो बहुत अच्छा, टू सपोर्ट द रोल एंड व्यू ऑफ अनदर पर्सन, ठीक है, यही इसका आंसर हो जाएगा, हो जाए ना। चलो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अब अगले क्वेश्चन के ऊपर, तो अगला क्वेश्चन आपको दिखेगा, यह जो क्वेश्चन आपका पूछा हुआ प्रश्न है, ठीक है, यह आपके एग्जाम में आया हुआ प्रश्न है, आप 11 से देखेंगे तो यहाँ पे आपके लिए क्वेश्चन लाया गया। अब यहाँ पे आपको फिल इन द ब्लैंक्स यहाँ पे भरना है। अब यहाँ पे जो फिल इन द ब्लैंक्स है आपको इसके अकॉर्डिंग आंसर करना है। एट लास्ट ही एडेड डैश द टेम्परेचर, ठीक है, एट लास्ट ही एडेड डैश द टेम्पटेशन। अब इसमें आपको भरना है, फॉर होगा, अबाउट होगा, टू होगा या फिर विथ होगा। अब इसका आंसर आपको बताना क्या होगा, यहाँ पे आपको फिल इन द ब्लैंक्स करना है, यहाँ पे आपको भरना है कि कौन सा यहाँ पे आपका ऑप्शन होगा, है ना। चलो यहाँ पे आंसर करो आप लोग, चलो बिल्कुल सही जा रहे हो आप सभी। देखो यह क्वेश्चन पूछा हुआ क्वेश्चन है आपके एग्जाम का, है ना, कर पाओगे ना। तो देखो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, टू यहाँ पे आएगा ना, टू आएगा। अगर टू आएगा तो इसका करेक्ट वर्ड क्या हो जाएगा, हो जाएगा एट लास्ट ही एडलेड टू द टेम्पटेशन, यानी कि अंत में क्या हुआ, वह प्रलोभन के सामने झुक गया, ठीक है ना, अंत में क्या हुआ, वह प्रलोभन के सामने
झुक गया। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं, वर्क हार्ड डैश यू शुड फेल, यानी कि कहने का मतलब है कि मेहनत करो नहीं तो क्या होगा, मेहनत करो नहीं, देखो मेहनत करो कहीं ऐसा ना हो कि तुम असफल हो जाओ, फेल हो जाओ, मेहनत करो कहीं ऐसा ना हो कि तुम फेल हो जाओ। अब यहाँ पे भरो आप, इसमें क्या आएगा आपको बताना है ना। क्वेश्चन नंबर 12 है, अब इसका आंसर आप बताओ क्या होगा। कहता है कि वर्क हार्ड डैश यू शुड फेल, अगर आप मेहनत नहीं करोगे तो हो सकता है कि आप फेल भी कर जाओगे ना, तो इसलिए मेहनत करना जरूरी है। तो मेहनत की वजह से तो भागते हो आप लोग। चलो तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, लिस्ट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, है ना। चलो अब अगला क्वेश्चन देखते हैं कि वी सेल्ड डैश द रिवर। अब इन द रिवर, ऑन द रिवर, एट द रिवर या फिर डाउन द रिवर, अब इसका आंसर बताओ। चलो क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर आपको दिख रहा है ना बहुत अच्छे तरीके से। चलिए अब अगला इसका आंसर पहले देख लेते हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, होगा ना, डाउन होगा। क्या होगा, यानी कि हम नदी के नीचे रवाना हुए। ठीक है, डाउन होगा, हाँ डाउन होगा, डाउन, ऑन नहीं होगा, डाउन होगा, डाउन, ऑप्शन नंबर डी होगा। चलो अब अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, जो आपका अपोजिट मीनिंग था, ठीक है ना, फाइंड द वर्ड अपोजिट इन द मीनिंग इन गिवन आइटम्स। अब देखो, दिस सोल्जर वाज काइंड, अब इसमें आपको फिल करना क्या होगा, पीसफुल होगा, हेल्पिंग होगा, क्रूएल होगा या फिर हेट होगा। देखो कह रहा है कि दिस सोल्जर वाज काइंड, यानी कि काइंड का मतलब आपको पता है दयालु है, ऑन का मतलब ऊपर हो जाएगा, डाउन का मतलब नीचे होगा ना। चलो क्वेश्चन क्या कर रहा है, पर इस क्वेश्चन का आंसर करो आप। कह रहा है कि दिस सोल्जर वाज काइंड, अब देखो काइंड का अपोजिट क्या होगा, मैंने आपको बता दिया था, काइंड का क्या होगा भाई। चलो बहुत अच्छा, क्रूएल हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, इतना तो पता है ना। चलो इतना नॉर्मल क्वेश्चन तो आपको पता होगा। अब एक और क्वेश्चन है, दी टीचर वाज हैप्पी विथ द स्टूडेंट्स, यानी कि टीचर क्या है, खुश है किसके साथ, स्टूडेंट के साथ। अब यहाँ पे हैप्पी का क्या, यहाँ पे अपोजिट निकालना है, तो किसका, हैप्पी का ही निकालोगे ना। तो हैप्पी का अपोजिट आपको पता है ना क्या होता है, हैप्पी मतलब खुश होता है, तो उसका अपोजिट क्या हो जाएगा, दुखी तो होगा, यानी कि सैड। हैप्पी का क्या हो जाएगा, अनहैप्पी हो जाएगा, सैड हो जाएगा, तो अनहैप्पी तो है नहीं ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर ए होगा ना। देखो तो 15 क्वेश्चन आपके लिए इंग्लिश से मैंने लाया था यहाँ पे। अब चलते हैं जो आपका सेट प्रैक्टिस है यूनिक का, उसी में देखते हैं। अब हिंदी का क्वेश्चन देखते हैं, यह आपका सेट से बाहर था। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 16 है, आपको बताना है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सफल विलोम नहीं है। अब क्वेश्चन नंबर आपको 16 दिख रहा होगा, अब इसका आंसर आपको करना क्या होगा। क्वेश्चन बहुत अच्छा है, कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जो है सफल विलोम नहीं है। सफल का, देखो सफल का विलोम शब्द नहीं है। क्वेश्चन क्या कर रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जो है सफल का विलोम नहीं है। अब इसका आंसर करो आप लोग। चलिए बहुत अच्छा, तो क्या हो जाएगा, उत्तीर्ण, उत्तीर्ण नहीं है, सफल का विलोम क्या नहीं है, उत्तीर्ण नहीं है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। चलो बाकी विफल हो जाएगा, असफल हो जाएगा, निष्फल हो जाएगा, ये सभी जो है सफल का अपोजिट वर्ड है, लेकिन यह जो उत्तीर्ण जो है इसका अपोजिट नहीं है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं, रामकृष्ण में कौन सा समास है। तो समास तो आप लोग पढ़ चुके हो अच्छे से, अब तो आप इसका आंसर भी बता पाओगे कि रामकृष्ण में कौन सा समास है ना पता आपको, राम और कृष्ण, ठीक है ना, हो जाएगा ना, द्वंद्व समास। किसी को कोई समस्या है। चलो अब अगला क्वेश्चन देखते हैं कि विसर्ग संबंधी अशुद्धियां को ध्यान में रखते हुए आपको शुद्ध शब्द को बताना है। आपको ध्यान देना है, यहाँ पे विसर्ग से संबंधित अशुद्धियां दिया हुआ है, यानी कि यहाँ पे गलतियां किससे हैं, जो विसर्ग है उससे संबंधित यहाँ पे अशुद्धियां दिया हुआ है। अब इसका आपको आंसर जो है निकालना है, कौन सा होगा, तो फटाफट इसका आंसर करना, बहुत ही सिंपल है। होगा ना। देखो आप सभी को सेट पहले भी भेज दिया गया था, फिर भी आप लोग इसमें गलतियां कर रहे हो, ये चीजें नहीं होनी चाहिए आप लोग के द्वारा। तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पे विसर्ग संबंधी अशुद्धियां है, ठीक है ना। यह आपका अशुद्धियां, यह गलत है आपका, बाकी सब सही है। देखो इसमें कुछ है नहीं ऐसे प्रश्न में। चलो फिर भी देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन कहता है कि निम्न वाक्य में लिंग संबंधी संशोधन करते हुए सही वाक्य को इंगित कीजिए, या वह बुद्धिमान स्त्री है, यानी कि लिंग का सही से इस्तेमाल होना चाहिए। जो लिंग क्या होता है, स्त्रीलिंग होता है, पुल्लिंग होता है, उभयलिंग होता है ना। तो लिंग संबंधी अशुद्धियां जो होगी ना, तो यहाँ पे सही होनी चाहिए, जैसे कि वह बुद्धिमान स्त्री है,
या फिर वह बुद्धिमती स्त्री है, वह बुद्धिमानी स्त्री है, या फिर वह बुद्धिमाती स्त्री है? क्या बोलेंगे आप बोलेंगे क्या? थोड़ा मैं भी आपका नॉलेज चेक कर लेता हूं कि आप लोग क्या बोलेंगे। चलो बहुत अच्छा, आप लोग ऑप्शन बी के साथ जा रहे हो, बहुत अच्छी बात है। ठीक है, जितने लोग ऑप्शन बी के साथ जा रहे हैं उनका सही है। रोशन कुमार सिंह आप ऑप्शन सी के साथ जा रहे हैं, और भी है आदित्य सिंह भी है, ऑप्शन ए के साथ जा रहे हैं, यानी कि वह बुद्धिमान स्त्री है। औरत के लिए बुद्धिमान थोड़े ना यहाँ पे प्रयोग करेंगे। देखो वह बुद्धिमती स्त्री है, कहते हैं ना कि वो विदुषी महिला है। अब ऐसा तो नहीं कहेंगे कि वह विद्वान महिला है, क्या बोलते हैं, वह विदुषी महिला है। महिलाओं के लिए वहां पे विदुषी का प्रयोग करते हैं। इस प्रकार से यहाँ पे वह बुद्धिमती स्त्री है। ठीक है, बुद्धिमती स्त्री हो जाएगा, बुद्धिमान स्त्री थोड़ी ना होगा। देखो अभी जेंडर आपको पढ़ना पड़ेगा, फिर अगर ऐसी गलती आप लोग करोगे तो आपको यहाँ पे जेंडर फिर से पढ़ना होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 20 है, अंतः धन राष्ट्रीय शब्द में संधि निषेध कीजिए, यानी कि इसका जो संधि विच्छेद है इसमें कौन सा संधि है? अंतः धन राष्ट्रीय है ना, तो इसमें कौन सा संधि लगा हुआ है? स्वर संधि, विसर्ग संधि, व्यंजन संधि, या फिर दीर्घ संधि? क्वेश्चन नंबर 20 है, आपको इसका राइट आंसर देना है। अब ऐसा यहाँ पे आपको दिख जाएगा, बहुत ही सिंपल है, विसर्ग लगा हुआ है दोस्त। अब क्या दिख रहा है ना, विसर्ग तो आपको दिख रहा है ना, क्या हो जाएगा? विसर्ग संधि हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अंतः धन राष्ट्रीय यानी कि अंतरराष्ट्रीय का संधि विच्छेद है ना, तो यह कौन सा हो जाएगा? विसर्ग संधि हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। अगला है कि निम्नलिखित ध्वनियों में से बताइए कि कौन सा जो है वन ओट से नहीं है, जिसका ओट से उच्चारण नहीं होता है। म प फ भ। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे 4 है। अब इसके अकॉर्डिंग आपको इसका आंसर करना है, फटाफट आंसर करना है। इस क्वेश्चन में जल्दीबाजी करनी है, क्योंकि यह क्वेश्चन आपका पहले हो चुका है ना। तो ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा ना, म हो जाएगा, या आपका ओट्स नहीं है, बाकी आपका यहाँ पे है। हो गया। चलो अब अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका देखते हैं कि आए थे हरिभजन को, ठीक है क्या था? आए थे हरिभजन को ओटन लगे कपास, क्या था? देखो फिर से पढ़ो, आए थे हरिभजन को ओटन लगे कपास। अब बताना है कि इस मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? हरिभजन से विमुख होना, कपाट ओटने लगना, कपास है, तुच्छ कार्य करना, या फिर इनमें से कोई नहीं? अब देखो, आए थे हरिभजन को ओटन लगे कपास, कौन सी लोकोक्ति है, इसमें कौन सा मुहावरा है? चलो तो इसका राइट आंसर कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। देखो इसमें से कोई नहीं है इसका, है ना। देखो तो मुहावरा आप सभी जो बना सकते हो, मुहावरा तो आपको पता है, हिंदी में मिलेगा ना, हिंदी में मिलेगा तो आप लोग बना सकते हो। थोड़ा सा प्रॉब्लम आपको होगी, जो लोग नहीं पढ़े हैं साफ उनको थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी, बाकी लोग आप बना सकते हैं। अगला कि निम्न मुहावरे का अर्थ बताना है। आस्तीन का साफ होना, आस्तीन का साफ होना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? विसावत होना, चंचल होना, विश्वासघाती होना, या फिर मूर्खतापूर्ण कार्य करना? क्वेश्चन नंबर 23 है, तो हलवा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को आप लोग हलवा की तरह बनाइए, है ना। चलो तो निम्न मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा? आस्तीन का साफ होना यानी कि विश्वासघाती होना। क्या हो जाएगा? विश्वासघात करना। क्या हो जाएगा? आस्तीन का साफ होना। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। रसराज की संज्ञा दी गई है। देखो किस रस को रसराज कहा गया है? याद होगा ना, ये तो याद होगा ना। संयोग रस और वियोग रस पढ़े हैं तो उसमें तो आपको याद ही होगा, वो तो भूलने वाली बात थी नहीं। हाँ, श्रृंगार रस हो जाएगा ना भाई। शांत रस तो है ना, रस रस कौन सा हो जाएगा? रसों का राजा, रस रस किसे कहा जाता है? श्रृंगार में है, जो भी रस है तो उसी में तो रस ही है, जितने भी रस तो है उसी में समाये है, संयोग में और वियोग में। ठीक है ना। चलिए श्रृंगार रस हो जाएगा। और श्रृंगार रस आपका पता था ना कि संयोग रस था और वियोग रस था। संयोग वाला था ना, जितना फिल्मी गाना आता है, जितना लव सॉन्ग आता है, सभी जो है श्रृंगार रस में होता है, माफ कीजिएगा संयोग रस में होता है। और जितना जो फाइट सॉन्ग आता है, सैड सॉन्ग आता है, वह कहाँ जाता है? वह सभी के सभी जो आते हैं वियोग रस में, है ना याद। हाँ, कोई भी गाना गा लेना जिसमें बेवफाई हो, यानी कि सैड हो, अलगाव हो, बिछड़ाव हो, ठीक है ना, जुदाई हो, क्या हो जाएगा आपका? वियोग हो जाएगा। चलो अगला है, कौन सा अशुद्ध है आपको बताना है। सौंदर्यता, सौंदर्य, सुंदरता, इसमें कौन सा अशुद्ध है? क्वेश्चन नंबर 25 आपको बताना है कौन सा इसमें अशुद्ध है, बताना है। सौंदर्यता, सौंदर्य, सुंदरता। तो देखो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए ही होगा, सौंदर्यता, क्योंकि सौंदर्य ऐसे लिखते हैं शुद्ध है, सुंदरता आपका शुद्ध है, सौंदर्यता आपका गलत हो जाएगा ना।
ऑप्शन नंबर ए। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। आपको शुद्ध वर्तनी आपको बतानी है कि जैसे पैतृक कैसे लिखते हैं। देखो पैतृक है ना, कैसे लिखते हैं आपको बताना है। 4 ऑप्शन है, आप ऑप्शन अच्छे से देखिए फिर इसका आंसर कीजिए। पैतृक कैसे लिखते हैं, बहुत सिंपल है। 26 का एच, जय कुमार का आंसर गलत आ रहा है। और कोई? चलिए इसके अकॉर्डिंग देखते हैं और कौन है। जय कुमार के बाद, हाँ जय का गलत है आंसर। और इतना सिंपल है, पैतृक कैसे लिखा जाता है ये पता नहीं आपको? पैतृक कैसे लिखते हैं तो पता होगा ना कि पैतृक, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला है कि उच्चारण स्थान की दृष्टि से कवर्ग के सभी वर्ण क्या कहलाते हैं। देखो उच्चारण स्थान की दृष्टि से कवर्ग के जो सभी वर्ण होते हैं क्या कहलाते हैं? तलाव्या, कंठ्या, मूर्धन्या या फिर दंत्या। चलिए कोई बात नहीं, मिस्टेक्स हो गया, कोई बात नहीं, गलतियां होती रहती हैं, लेकिन बहुत सिंपल क्वेश्चन था इसलिए मैंने आपसे यहाँ पे पूछा। ठीक है, हाँ क्वेश्चन कह रहा है कि उच्चारण स्थान की दृष्टि से कवर्ग के सभी वर्ण क्या कहलाते हैं। चलिए आप लोग मैसेज से कहीं डिलीट क्यों मार रहे हैं? ये क्या बात हुई कि आप लोग ऑप्शन बी दे रहे हैं फिर कभी डिलीट मार के आप लोग ऑप्शन सी के साथ जा रहे हैं, ऐसा क्यों? आप एक बार में एक ही ऑप्शन दीजिए, या तो गलत हो आपका या तो सही हो। चलो इसका आंसर देखते हैं। 27 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कंठिया हो जाएगा। उच्चारण स्थान की दृष्टि से कवर्ग के सभी वर्ण क्या कहलाते हैं? कंठिया कहलाते हैं। ऑप्शन नंबर आपका बी होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। वर्तनी की शुद्धता को ध्यान में रखते हुए आग शब्द के लिए प्रयुक्त शुद्ध हिंदी शब्द कौन सा होगा? आग के लिए शुद्ध प्रयुक्त शब्द का जो प्रयोग किया जाता है वह कौन सा है? अनिल, अनल, आनल या फिर अनिल। ठीक है, इसमें वर्तनी का आपको ध्यान रखना है। आग का आप उसको प्रवासी भी बोल सकते हैं या समानार्थी शब्द भी बोल सकते हैं। तो क्या होगा पता है ना, इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी होगा, अनल होगा। अनल होगा ना। चलिए बहुत अच्छा, जो लोग ऑप्शन बी के साथ जा रहे हैं, बहुत लोग ऑप्शन बी के साथ जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 28 हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 29 है। व्यंजनों में बताइए कौन सा वर्ण महाप्राण है। देखो महाप्राण आप पढ़ चुके हैं, मैंने आपको व्याकरण की क्लासेस में यह टॉपिक पढ़ा दिया था। अब आपको बताना है कि कौन सा इसमें वर्ण महाप्राण है। क्वेश्चन नंबर 29, फटाफट इसका आंसर करना है। चलो तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। बहुत अच्छा, आप लोग का भी आंसर ऑप्शन बी आ रहा है। ठीक है, ख आपका महाप्राण हो जाएगा। चलो हिंदी का लास्ट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से वचन संबंधी संशोधन को दृष्टिगत रखते हुए सही वाक्य को इंगित करना है। देखो इसमें वचन संबंधी आपको ध्यान में रखना है। जैसे वह अनेक विद्या जानता है, वह अनेकों विद्या जानता है, वह अनेक विद्याएं जानता है या फिर वह अनेकों विद्याएं जानता है। अब इसमें सही कौन सा होगा, वचन को ध्यान में आपको रखना है। क्वेश्चन नंबर 30 है। अब इसका आंसर क्या होगा, कोशिश कीजिए आप लोग। हो गया ना, तो चलो इसका आंसर क्या हो जाएगा, वह अनेक विद्याएं जानता है। ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। चलो तो हिंदी और आपका इंग्लिश जो है कंप्लीट हुआ। अब हम लोग चलते हैं रीजनिंग में। देखो रीजनिंग में जो क्वेश्चन आएगा आपको एक्चुअली में अगर जहाँ पे प्रॉब्लम होगा आप वहीं पे बताएंगे। अगर किसी प्रॉब्लम होगा किसी क्वेश्चन में तो वही क्वेश्चन आप पूछेंगे, क्योंकि ज़्यादा टाइम वेस्ट करने से कोई फायदा नहीं है। जो क्वेश्चन बनने वाला है उसमें आप टाइम जो है इन्वेस्ट करेंगे तो कोई फायदा मुझे नहीं लगता कि होगा। और जहाँ पे प्रॉब्लम होती है उस क्वेश्चन को करेंगे तो आपके लिए फायदा होगा, आपका डाउट भी क्लियर होगा। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं रीजनिंग का जो क्वेश्चन है। देखो अब क्वेश्चन नंबर 30 है, क्या किसी को परेशानी है? चलो तब तक इस क्वेश्चन का आंसर करो आप लोग। देखो कहता है कि नुकसानदेह का रिलेशन किससे, घातक से है, और यहाँ पे अभियोग लगाने का क्या हो जाएगा? किसी को कोई समस्या नहीं। देखो इसका आंसर हो जाएगा अपराधी ठहराना हो जाएगा। नुकसान देकर, देखो घातक यानी घोतक है किसका? घोतक मतलब होता है प्रकट करना। क्या होता है? प्रकट करना होता है। घोतक मतलब क्या होता है? प्रकट करना होता है। तो जिस प्रकार से नुकसानदेह घातक है किसका, घोतक का, उसी प्रकार से अभियोग लगाना किसका, अपराधी ठहराने का, घोतक है। ठीक है, कहते हैं अरे घोतक हो जाएगा जल्दबाजी में। घोतक जो होता है ना, घोतक मतलब क्या होता है, प्रकट करना होता है। घोतक मतलब होता है प्रकट करना। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलो अगला देखो इसमें क्या कोई समस्या है क्वेश्चन नंबर 32 में। देखो क्वेश्चन नंबर 32 है, फटाफट करते चलते हैं आंसर। देखो ध्यान देना, यहाँ देखो जी कितना पे होता है, जी कितने पे होता है, 7 पे होता है। अब देखो पहला एफ कितना पे होता है, 6 पे होता है। यू कितने पे होता है, 21 पे होता है। 6 और 21 कितना हुआ, 27 हुआ, अपोजिट हो गया। 7 और 20 कितना हुआ, 27 हुआ, अपोजिट हुआ। अब इसका अपोजिट निकाल दो। यहाँ पे 8 है, 8 है, 8 में कितना जोड़ोगे कि अपोजिट हो जाएगा, 19 जोड़ोगे तभी तो 27 होगा। 19 पे क्या आता है, 19 पे एस आता है, तो एस तो आपका एक ही है, ऑप्शन नंबर सी में हो तो गया।
एस आपका एक ही तो है ऑप्शन नंबर सी में, हो गया। चलो अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 33 है। क्वेश्चन नंबर कितना है? 33 है। अब देखो यहाँ पे क्या कह रहा है, यहाँ पे दिया हुआ है, अब इसके अकॉर्डिंग आपको आंसर करना है। चलो अब कमेंट करो यहाँ पे, अगर बताना होगा तो बताएंगे आप लोग, अगर पूछेंगे आपको, अगर यहाँ पे प्रॉब्लम होगी तो क्वेश्चन यहाँ सॉल्व करेंगे, अगर आपको प्रॉब्लम नहीं होगी इस क्वेश्चन में तो फिर सॉल्व नहीं करेंगे। चलिए आप लोग कमेंट कीजिए, क्या यह क्वेश्चन बनाया जाए? आपके पास रीजनिंग का सेट भी होगा, रीजनिंग का आपके पास सेट होगा ना? मैंने तो आपको में भेज ही दिया था क्वेश्चन। अब एक बार आप लोग कमेंट करेंगे कि किस क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम हो रही है रीजनिंग में। अगर किसी क्वेश्चन में प्रॉब्लम है तो आप पूछ सकते हैं, नहीं तो हम लोग आगे बढ़ेंगे। चलिए हो गया ना, सभी का क्लियर है ना? आगे बढ़े। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए जहां प्रॉब्लम हो आप लोग बताइएगा। चलिए जहां प्रॉब्लम होगी आपको वहां पे बताइएगा रीजनिंग में। कौन सा क्वेश्चन बताया? चलो देखो यहाँ पे कुछ नहीं, हल्ला क्वेश्चन, 11 चौका 44, 11 सत्तर 77, 44 को 4 से भाग दीजिए 11 आएगा, ये 77 को उतना से भाग दीजिए उतना ही आएगा। अरे इसमें कुछ नहीं है, ऐसे क्वेश्चन में कुछ नहीं है, इस सब रीजनिंग में कोई ज्ञान नहीं है, यह सब रीजनिंग जो है ना आपका कोई काम का नहीं है। सेपरेट करवाएंगे क्योंकि सेपरेट आपकी क्लास ले रहे हैं ना, है ना, रीजनिंग का क्वेश्चन कल भी लिए थे, तो हम आपका अलग करवाएंगे। ये सब रीजनिंग में कोई ज्ञान नहीं है, ये सब सेट प्रैक्टिस ऐसे दिया हुआ है, लेकिन ये हलवा क्वेश्चन है। देखो यहाँ पे शीर्ष बिंदु है, चरम बिंदु है, शिखर है, पतन है। अब देखो शीर्ष बिंदु या और चरम बिंदु या शिखर या ऊंचाई से रिलेशन है इसका, या किससे रिलेटेड है? ऊंचाई से, हाइट से है, लेकिन पतन आपका अलग है, तो यह आपका अलग हो जाएगा, आपको विषम चुनना है। अगला क्वेश्चन देखो यहाँ पे 36 है, आपको करना क्या है? देखो टीपी है यहाँ पे, टीपी यानी कि इसका अंतर कितना का? 2 का। अब देखो डी और क्या है यहाँ पे? देखो डब्ल्यू है और एस है, टी अब अंतर 4 का है, अंतर कितना का है? 4 का, क्योंकि टी 20 पे होता है, पी 16 पे होता है। अब देखो डब्ल्यू एस के बीच कितना का अंतर? 4 का, क्योंकि डब्ल्यू 23 पे होता है और एस 19 पे होता है। उसके बाद आर और एन, आर 18 पे, एन 14 पे, 4 का डिफरेंस। लेकिन यहाँ पे देखो डी कितना पे? 4 पे, और एच कितना पे? 8 पे। लेकिन यहाँ पे क्या हो जाएगा? डी एच है ना, हाँ 19 4 23, ठीक है, 28 4 22, लेकिन डी क्या है? एच है या अलग है? क्वेश्चन तो दिख नहीं रहा है इसमें क्या है। क्वेश्चन नंबर 36 है ना, डी एच है, 4 हो जाएगा, टीपी 4 हो जाएगा, 19 4 23 हो जाएगा, और आर कितने पे होता है? 18 पे होता है। हाँ क्वेश्चन नंबर 36 देख लेते हैं। देखो 36 में लॉजिक क्या काम करता है आप देख लीजिए। देखो यहाँ पे क्या है ना कि सभी में आप देखेंगे कि 4 4 घटाएंगे तो दूसरा आपको प्राप्त हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आपको दूसरा जो है प्राप्त हो जाएगा। हाँ क्वेश्चन नंबर 36 ना, चलो एक बार और देख लो। यहाँ पे कह रहा है कि यहाँ पे देखो टीपी है, टीपी कहने का मतलब कितना हुआ? टी कितने पे होता है? 20 पे होता है, और पी कितने पे होता है? 16 पे होता है। तो यहाँ पे डिफरेंस कितना का हुआ? इसका 4 का, हो गया ना। अब यहाँ पे देखिए डी और एच है ना, डी एच है सर, मिटा हुआ है, इस क्वेश्चन को देखना होगा, मिटा हुआ है, अब इसको देखना होगा कितना है। तो डी एच ही मान के बनाते हैं, तो डी और एच हो जाएगा, तो यहाँ पे डिफरेंस कितना का होगा? 4 का ही होगा। इसका डब्ल्यू और एस हो जाएगा, तो डब्ल्यू एस कितना हो जाएगा? डब्ल्यू कितना पे होता है? 23 पे होता है, और एस कितना पे होता है? 19 पे होता है, तो इसका भी डिफरेंस 4 ही हो गया। और 18 पे कितना होता है? आर होता है, और एन कितना पे होता है? 14 पे होता है, तो इसका भी डिफरेंस 4 ही हो रहा है। देखो क्वेश्चन में कुछ प्रॉब्लम लग रहा है यहाँ पे मुझे, क्योंकि यह क्वेश्चन दिख नहीं रहा है, यहाँ पे कितना होने से ये पता नहीं है, ये कितना है किसी को पता है क्या? ये क्वेश्चन मिटा हुआ है, दिख नहीं रहा। चलिए इसका पैटर्न बताइए क्या होगा। डीएन होगा, डीएन तो है ही नहीं, नहीं डीएन नहीं है, एन तो नहीं होगा। अरे भाई आप लोग, हाँ चलो आप लोग अपना लॉजिक बताना इसमें। चलो जो लोग यह क्वेश्चन बना चुके हैं, थोड़ा आप अपना लॉजिक इसमें बताना कि क्या होगा, इसका लॉजिक क्या होगा। आप यही किए हो ना कि प्रथम अक्षर में 4 घटाए हैं तो दूसरा आपको प्राप्त हुआ है, यानी कि आप यहाँ पे 16 है, 16 में से 4 माइनस किए तो आपका 16 आ गया है, ठीक है। इसमें भी आप 4 माइनस किए हैं तो क्या हुआ आपका? हाँ देखो ठीक तो है। अब देखो यहाँ पे पैटर्न देख लो क्या है, पैटर्न देखो यहाँ पे एच होगा, मिटा हुआ है ना जो एच है। अब देखो कैसे एच ही है, देखो पहला 16 20 है, 20 में से 4 माइनस करोगे तो कितना आ गया? 16 आ गया। फिर यहाँ पे फर्स्ट वाला में से 4 माइनस करोगे तो 19 आ जाएगा, यानी कि एस आ जाएगा।
यहाँ देखो 18 18 में से 4 माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा, 14 आ जाएगा। लेकिन यहाँ देखो 4 है, 4 में से माइनस करोगे तो यहाँ पे आएगा नहीं, क्योंकि यहाँ पे प्लस हो रहा है, तो यही गलत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी आपका गलत हो जाएगा। क्योंकि सभी में क्या हो रहा है कि 4 माइनस करने पे आपका सेकंड आ रहा है, ठीक है, लेकिन इसमें प्लस हो रहा है सेकंड वाला में। चलो अब अगला देख लेते हैं। देखो यहाँ पे देखो क्या हो जाएगा, लास्ट और बीच वाला को ऐड करो, 1 और 3 को ऐड करोगे तो पहला आ जाएगा 4 आ जाएगा। देखो 6 और 3 को ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। उसी तरह से 1 और 7 को ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। लेकिन 2 और 5 को ऐड करोगे तो 7 आना चाहिए, लेकिन कितना है, 6 है, यही आपका गलत हो जाएगा। हो गया, हो गया ना, क्वेश्चन क्लियर है, किसी को कोई समस्या? अब देखो कहने का मतलब यहाँ पे समझ लो, एक बार फिर देख लो, यहाँ के पे देखो सेकंड और थर्ड वाला को देखो, सेकंड और थर्ड को जब आप ऐड करोगे तो फर्स्ट वाला पूछ जाएगा। जैसे सेकंड कितना है, 3 है, और थर्ड कितना है, 1 है। 1 और 3 को ऐड करोगे तो 4 हो जाएगा। फिर उसी तरह से 3 और 6 को ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। उसी तरह से 7 और 1 को ऐड करोगे तो 8 हो जाएगा। लेकिन 5 और 2 को ऐड करोगे तो कितना होना चाहिए, 7 होना चाहिए, लेकिन ऑप्शन कितना दिया है, 6 है, तो गलत हो जाएगा। हो गया ना। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो यहाँ पे हलवा क्वेश्चन है, 5 दूना 10, 7 दूना 14, 9 दूना 18, तो 7 दूना 7 चौका कितना होना चाहिए, 28, लेकिन दिया कितना है, 26, यही तो गलत हो जाएगा। हो गया। देखो कहता है कि 5 दूना 10, 7 दूना 14, 9 दूना 18, लेकिन 7 दूना कितना होना चाहिए, 14 होना चाहिए, 7 चौका 28 होना चाहिए, लेकिन दिया कितना है, 26 दिया है। यानी कि पहला पहला का दूसरे के साथ मल्टीप्लाई हुआ है, यानी कि पहले और दूसरे में गुना का संबंध है, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अरे कहाँ चला गया, चलो अब क्वेश्चन बताओ, कितना क्वेश्चन नंबर आपको पूछना है, इसमें रुके रीजनिंग में या फिर आगे चले, जी का चले? अरे क्वेश्चन बहुत इजी दिया है, पता नहीं सेट प्रैक्टिस कैसे तैयार करता है, मुझे समझ ही नहीं आता। गुस्सा आता है कभी कभी, ये सेट प्रैक्टिस उठाते हैं ना तो गुस्सा आता है, लेकिन क्या करें, बुक्स है तो पढ़ाना ही पड़ेगा। अरे किस तरह से सेट प्रैक्टिस तैयार करता है यार, इतना कोई इजी लेवल तैयार करता है, ठीक है। इजी लेवल की बात नहीं है, हर एक सेट में एक ही क्वेश्चन टाइप का दिया हुआ है। अब देखो यहाँ पे देखो सिर्फ यही क्वेश्चन दिया हुआ है, 5 दूना 10, 4 7 चौका 28, अरे ये क्या है क्वेश्चन। छोड़ दे, चले आगे, जी में चले। हसन बोला नेक्स्ट ईयर से आप भी एक अपना सेट प्रैक्टिस तैयार कीजिए। देखिए आपकी सेट प्रैक्टिस तैयार हो रही है, अगर आपकी एग्जाम थोड़ी सी आगे बढ़ जाती है तो आपको सेट प्रैक्टिस मिल जाएगी, क्योंकि सेट प्रैक्टिस तैयार करने में प्रॉब्लम है। देखो अभी मैं क्या कर रहा हूँ, चलो एक चीज़ मैं आपको दिखाता हूँ। देखो आप लोग कहोगे तो उसके अकॉर्डिंग मैं चलता हूँ, चलो लास्ट में दिखाऊंगा आपको। एक आपका सेट प्रैक्टिस अभी तैयार हुआ है, उस अकॉर्डिंग मैं आपको उसका पूरा तो दिखाऊंगा, उसमें आपको दिखाऊंगा कि किस तरह से मैंने क्वेश्चन वहाँ पे सेट किया है, आप लोग देख लेना। पहले यहाँ पे क्वेश्चन करते हैं, उसके बाद लास्ट में मैं आपको एक सेट प्रैक्टिस दिखाऊंगा जो मैंने वहाँ पे क्रिएट किया है, बनाया हुआ है। अभी एक ही तैयार हुआ है आपका, उसमें बहुत सारे बाकी है, तो समय की अभाव है। चलो चलते हैं जीके पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 देखिए, क्वेश्चन नंबर 41 देखिए क्या कहता है। देखो कहता है कि ए आर बी, अब कहता है देखो यहाँ पे आप देखते थे ना कि ऑल ए आर बी, ये देखते थे ना कि सभी ए बी है, लेकिन यहाँ पे सिर्फ दे रहा है क्या, कि ए आर क्या है, बी है, क्या है, ए आर बी है, ए क्या है, ए आर बी है। और क्या कर रहा है कि बी आर ए है। अब यहाँ पे ये चीज नहीं दे रहा है, ये चीज नहीं दे रहा है आपको कि यहाँ पे सभी ए बी है या सभी बी ए है। अब कहता है कि यह संबंध जो है सम्मित है या फिर यह एक संबंध है। लेकिन ये चीज देखोगे आप तो ए आर बी अगर आप ऐसे कैसे बनाओगे, क्योंकि यहाँ पे कोई आपका प्रक्रिया ही नहीं आ रहा कि सभी ए क्या है, बी है, या सभी बी क्या है, ए है, ये चीज नहीं आ रहा है। देखो एक चीज मैंने आपको बताया था, एक चीज आपको बताया था, पता है क्या, आप को जो मैंने मैथ के थ्रू बताया था, तो यहाँ पे क्या है, देखो यहाँ पे भी देखोगे तो कॉमन वाला है ना, जैसे बी कॉमन है, तो बी कॉमन है तो इसका रिलेशन तो होगा ही, इसके साथ क्या हो सकता है, एक संबंध ही होगा, रिलेशन होगा। जैसे एक चीज मैंने आपको बताया था कि ए आर बी, ठीक है, ए आर क्या है, बी है, और बी आर क्या है, ए है, ठीक है। तो संबंध मैंने आपको बताया था कि 50 और 100 पे मार के मैंने बताया था। तो उसमें मैंने क्या बताया था कि जो कॉमन वाला होगा ना, जब दो कॉमन आपका मिलेगा, जब कॉमन वाला ए वाला और ए वाला होगा, दोनों कॉमन होगा, तभी क्या होगा, आपका संबंध स्थापित होगा, तभी क्या होगा, आपका संबंध स्थापित होगा, यानी कि ऐड हो सकता है, निष्कर्ष निकल सकता है, ठीक है। तो वही सिर्फ इसके बीच क्या है, रिलेशन है, इसके बीच केवल रिलेशन है। यहाँ पे ये दिया ही नहीं है कि सभी ए बी है या सभी कुछ ए बी है या ए आर बी, ये चीज नहीं दिया हुआ है। लेकिन इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे भी देखेंगे तो कॉमन है, ये चीज है, यहाँ पे सिर्फ संबंध स्थापित हो रहा है। क्योंकि मैथ के अकॉर्डिंग मैंने आपको बताया था वहां पे कि दोनों यहाँ पे जो होगा, जो कॉमन होगा, दोनों क्या होगा,
कॉमन होगा, और कॉमन जब दोनों होगा तो ऐड होगा। अगर यहाँ पे मान लो कि बी है, यहाँ पे ए रहता, तो इसके बीच में कोई रिलेशन नहीं होता, इसके बीच में कोई रिलेशन नहीं होता, यानी कि ऐड भी नहीं होता। तो यहाँ पे सिर्फ जो है क्या है, संबंध है, या एक संबंध है, इसके बीच क्या है, एक रिलेशन है। केवल आपका ए ही सही होगा, क्योंकि इसके बीच में क्या होगा, केवल रिलेशन ही हो जाएगा, इसमें कोई समस्या नहीं है। देखो चलो आगे चलते हैं, अब जीके के क्वेश्चन पे चलते हैं। एक बार आप लोग कमेंट कर लो, नहीं तो बाद में ऐसा मत करना सर रीजनिंग का क्वेश्चन छोड़ दिया है। हाँ देखो, किसी को अगर समस्या है तो आप पूछ सकते हो, नहीं तो फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं, है ना, क्योंकि मैं आपको टाइम दे रहा हूं, आपको जो भी क्वेश्चन पूछना है आप लोग पूछ लीजिए। चलिए, किसका क्वेश्चन है 47, अनुपम बोल रही है 42। चलो रुक जाओ, 42 बताने दो, जिसको प्रॉब्लम है उसका क्लियर होने दो। देखो 42 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 42 देखो यहाँ पे। अब एक चीज देखो, आप 42 में दिया क्या है, जैसे आप देखो यहाँ पे ओ है, एन है, एम है ना। अब यहाँ पे निकालना है कि यहाँ पे पहला वाला लेटर आपको फाइंड करना है, पहला वाला लेटर क्या करना है आपको, यहाँ पे निकालना है। अब यहाँ पे देख लो कितना माइनस होगा, बी है ना। चलो 15 है, एक चीज देखो, एक चीज देखो, देखो ओ कितने पे होता है, 15 पे होता है। देखो बहुत आसान है, देखो बहुत आसान है कैसे, देखो ओ कितना पे होता है, 15 पे होता है। एन कितना पे होता है, 14 पे होता है। एम कितना पे होता है, 13 पे होता है, यानी कि कितना हुआ, -1। यानी कि देखिए कि 15 है, 14 है, 13 है, फिर देखिए कितना है, 7 है, 6 है, 5 है, -1। अगला में क्या है, 24 है, 23 है, 22 है, -1। तो आप ऐसे ही ऑप्शन में देखिए ना, कहीं पे -1 हो रहा है। देखो टी है, टी के बाद क्या होता है, यू होता है, तो इधर प्लस हो गया, नहीं होगा। दूसरा देखो जी है, तो जी के बाद क्या होता है, एच हो जाता है, माइनस होना चाहिए यानी, लेकिन प्लस हो रहा है, ए भी नहीं होगा। अब अगला देखिए पी है, पी के बाद क्या है, क्यू है, तो ये भी प्लस हो गया। लेकिन देखो अगला देखो भी है, भी कितना पे होता है, 22 पे होता है। यू कितना पे होता है, 21 पे होता है। और टी कितना पे होता है, 20 पे होता है, यानी कि इसमें -1 हो रहा है। हो तो गया बस, ऑप्शन नंबर आपका बी हो गया, हो गया ना ऑप्शन बी। अब किसी को कोई समस्या किसी क्वेश्चन में, चलो बहुत आसान क्वेश्चन है, बहुत बोलना पड़ता है, कम से कम लाइक भी कर दीजिए, बहुत बहुत एनर्जी लप्स होता है, ठीक है ना, बहुत बोलना पड़ता है। आप लोग थोड़ा सा लाइक को कीजिए, शेयर वगैरह कीजिए। चलो हाँ, आप अगर टाइम दोगे तो मैं कुछ आपको सेट प्रैक्टिस का क्वेश्चन भी दिखा दूंगा, लास्ट में दिखाऊंगा, अभी नहीं दिखाऊंगा। अगला क्वेश्चन देखो, फरहान उत्तर दिशा की ओर 4 किलोमीटर चलता है। क्वेश्चन बनाना है क्या, बना हुआ क्वेश्चन क्या है इसमें, अरे इसका कर्ण निकाल देना है, 4 3 है ना। अरे भाई 4 3 है, आप तो ऐसे अगर थोड़ा सा पढ़ोगे तो 4 3 है, तो अगला क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ट्रिपलेट आपको मैंने बताया था, ट्रिपलेट बताया था ना कि 3 4 होगा तो आपका 5 हो ही जाएगा। चलो हो गया, गर्मी भी है क्योंकि लाइट अभी है नहीं, मुझे भी फेस करनी होती है। कोई बात नहीं, आप सभी जितना क्वेश्चन करोगे उतना बताएंगे, ऐसा कोई नहीं है कि हम क्वेश्चन छोड़ के भाग रहे हैं। चलिए अब बोलिए, अब इनका सवाल आ रहा है अजय का कि 44 बता दीजिए। देखिए इसमें प्रॉब्लम उन लोगों को हो रही है, आप माने या ना माने, जो कि बाद में क्लास ज्वाइन किए हैं, जो क्लासेस देखे ही नहीं है। अब एक चीज़ बताओ मुझे आप, कि आप क्लास नहीं देखे, सिलेबस नहीं पढ़े, आप डायरेक्ट अगर सेट प्रैक्टिस करोगे तो आपको समझ में आएगा, आपको समझ में आएगा कभी। तो इसमें कुछ लोग हैं जो डायरेक्ट सेट प्रैक्टिस कर रहे हैं, इसलिए प्रॉब्लम हो रही है। चलो देखो, कह रहा है कि फरहान जो उत्तर दिशा में 4 किलोमीटर चलता है। फरहान कहाँ जाता है, उत्तर दिशा की ओर, तो उत्तर कहाँ पड़ता है आपका, इस साइड में पड़ता है ना, 4 किलोमीटर जाता है, ठीक है। चलो उसके बाद कहता है कि वह फिर दक्षिण दिशा की ओर, दक्षिण पूर्व दिशा की ओर, एक देखो, एक सेकंड देखो, दक्षिण उत्तर पूर्व में जाता है। अब देखो मैंने आपको बताया था कि डायरेक्शन कितने होते हैं आपके, 4 होते हैं, नॉर्थ होता है, साउथ होता है, ईस्ट होता है और वेस्ट होता है, ये पता है ना आपको। अब कहता है कि कहाँ जाता है, उत्तर पूर्व में जाता है। अब मैंने आपको बताया था कि 4 उपदिशाएं भी होती है, 4 क्या होती है, उपदिशाएं भी होती है। या कहाँ कह रहा है कि उत्तर पूर्व दिशा में, अब उत्तर पूर्व कहाँ होगा, उत्तर पूर्व तो यहाँ पे होगा, यहाँ पे होगा ना उत्तर पूर्व, 4 किलोमीटर, यानी कि इस दिशा की ओर जाता है। तो क्या करता है फरहान जो है, इधर जाता है कितना, 4 किलोमीटर जाता है, क्योंकि कहाँ करता है, उत्तर पूर्व दिशा में। भाई उत्तर पूर्व दिशा यही ना होगा, नॉर्थ, यही वाला ना दिशा होगा उत्तर पूर्व, तो यहाँ पे जाता है कितना, 4 जाता है। फिर उसके बाद दक्षिण पूर्व दिशा में, अब दक्षिण पूर्व कहाँ है, आप यहाँ पे आओगे तो ये दक्षिण है आपका, अब पूर्व यहाँ पे है, तो दक्षिण पूर्व आपका कहाँ पे है, यही चीज है ना दक्षिण पूर्व, तो दक्षिण पूर्व दिशा आपका ये वाला है, यही है ना, हो जाएगा ना। अब देखो मान लो कि यहाँ से चलता है, ठीक है, अब यहाँ पे आओगे तो एक ट्रेंगल आपका बन जाएगा,
ठीक है। यहाँ पे ट्रेंगल बन जाएगा, अगर यह कितना है 4 है, ये 3 है, तो यहाँ पे आपका ट्रेंगल बन जाएगा। तो आपको का यहीं पे वह कर्व वाला फॉर्मूला हो जाएगा कि रूट अंडर AB के स्क्वायर जोड़ BC के स्क्वायर, यानी कि 4 के स्क्वायर जोड़ 3 के स्क्वायर। तो 4 का स्क्वायर कितना होता है 16 होता है, और 3 का स्क्वायर कितना होता है 9 होता है। तो कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा। 25 का स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। या अगर आपको पता है कि ट्रिपलेट का नियम, तो 3 है 4 है, तो अगला क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, आपका डायरेक्ट हो जाएगा। 3 है 4 है तो ट्रिपलेट आपको पता है, बस हो जाएगा आंसर। आपको अगर यहाँ पे पता है 4 दिशा और 4 उपदिशा तो आप बना लोगे। चलो अब आगे चलते हैं जीके के ऊपर, ठीक है ना। देखो ये चीज देख लो, 47 देख लो, किसी को प्रॉब्लम होगी तो देखो फटाफट देखो। यहाँ पे 96 है, 96 में 6 से भाग दिया कितना हुआ 16 हुआ। 16 का स्क्वायर कितना होता है 256 हो गया। यहाँ पे देखो 85 है, 85 में 5 से भाग दिए 17 हुआ। 17 का स्क्वायर 289 हुआ। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अब अगला में देख लो कितना का स्क्वायर होगा। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे 22 का स्क्वायर है, यहाँ पे 22 का स्क्वायर है ना। 484 क्या है 22 का स्क्वायर। इसी तरह से देख लो ना, स्क्वायर था 22 का स्क्वायर। अब देखो यहाँ पे लास्ट था 5 से भाग दिया था आपने, तो यहाँ पे 6 को भाग देना है। तो आप देख लो क्या हो जाएगा, यहाँ पे अगर आप 6 से भाग देते हो तो 24 है, होगा ना। क्या हो जाएगा 6 9 12 कट जाएगा, 132 होगा ना। 47 नंबर क्या हो जाएगा, 47 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा आपका। क्वेश्चन नंबर कितना है 47 है ना। तो 132 का क्या हो जाएगा, यहाँ पे 132 है, तो 32 का डिवाइड करोगे 6 से तो कितना होगा 22 होगा। अब 22 का स्क्वायर कितना होगा 200 484 हो जाएगा, हो तो गया। देखो यहाँ पे स्क्वायर कर दिया, यानी कि उसको डिवाइड करके 96 है तो उसको 6 से भाग दिया है, या फिर 6 में 16 से गुना करोगे तो 96 हो जाएगा। उसी तरह से 5 में 17 से गुना करोगे तो 85 हो जाएगा। आप कैसे भी बना सकते हो। चलो अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब किसी क्वेश्चन में समस्या है क्या दोस्तों। अब अरे कोई बात नहीं, अगर क्वेश्चन पूरा नहीं होगा तो नहीं कराएंगे, जितना क्वेश्चन होगा उतना तो करेंगे ना। देखते हैं चलिए, हाँ चार्ज हो जाएगा। आप क्वेश्चन नंबर बोलिए, आप लोग क्वेश्चन नंबर बोलिए, कितना क्वेश्चन नंबर बताएं, आगे चलें। आप लोग बोलो पहले, मुझे क्या है, मुझसे कहोगे पूरा क्वेश्चन बनाएंगे, आप लोग बताओगे जो कहोगे वही बनाएंगे, आप जो कहोगे वही। 47 तो बता दिया गया। अरे 48 में कुछ नहीं है भाई, आप क्या करो बस सॉल्व कर लेना, मैं बता देता हूँ, थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ। देखो क्या है, यहाँ पे क्या था कि एस का अर्थ क्या है गुना है, जहाँ एस है वहाँ पे क्या करो आप गुना का साइन दे दो, ठीक है। उसके बाद भी का अर्थ क्या है माइनस है, जहाँ भी है वहाँ पे माइनस कर दो। उसके बाद एम का अर्थ क्या है प्लस है, एम की जगह पे प्लस कर दो, ठीक है। उसके बाद क्या करता है, और एल का अर्थ क्या है भाग है, जहाँ एल है वहाँ पे भाग दे दो। अब इसको बुडमास के नियम पे तोड़ देना, बुडमास के नियम पे आप सॉल्व कर देना, आपका आंसर जो है आ जाएगा। अब इतने आप छोटे बच्चे नहीं हो कि इतना आप नहीं समझ पाओगे, तो फिर आपको आगे क्लासेस करने से कोई फायदा नहीं है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका कितना था, किसी का कमेंट आ रहा है कि 52 बताइए। 52 में कुछ नहीं है। देखो लड़कियों की पंक्ति में श्वेता कितनी है दाएं छोर से, कितना है 11वीं है। श्वेता कहाँ से है, दाएं से कितनी है 11वीं है। और बाएं से कितनी है, बाएं से श्वेता कितनी है, बाएं से दाएं छोर से 11वीं है। मानसी श्वेता के बाईं ओर 14वीं है। मानसी क्या है श्वेता के बाईं ओर 14वीं है। यदि मानसी बाएं छोर से 12वीं है, तो वो क्या करो सभी को आप ऐड करो। देखो टोटल निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, आप टोटल बराबर क्या हो जाएगा लेफ्ट प्लस राइट -1 हो जाएगा, ठीक है। आप वहां से कर दो, सबको ऐड कर दो, जितना है ना जितना है उसको ऐड कर दो। जैसे कि 14 है 12 है 26 हो जाएगा, और 11 कितना हो जाएगा 37 हो जाएगा, उसमें से -1 कर दो, 36 आंसर हो जाएगा। हो जाएगा ना, क्योंकि सभी को ऐड कर देना है। आपने फॉर्मूला पढ़ा है कि टोटल वर्ब क्या होता है लेफ्ट प्लस राइट, ठीक है, जो भी निकालना हो, तो यहाँ पे -1 हो जाता है। चलो अब आगे चलते हैं, चलो जीके की ओर चलते हैं। देखो देखो कहता है कि दौड़ का मैदान से क्या अभिप्राय है। चलो क्वेश्चन है दौड़ के मैदान से क्या अभिप्राय है, क्वेश्चन नंबर आपका 56 है, इसका आंसर कीजिए आप। क्वेश्चन नंबर 56 है ना कि दौड़ के मैदान से क्या अभिप्राय है, क्या हो जाएगा शिक्षा क्रम हो जाएगा।
दौड़ के मैदान से क्या अभिप्राय है, शिक्षा क्रम हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। देखो जीके में क्या होता है, जब आप प्रैक्टिस सेट सॉल्व करते हैं ना तो वहाँ पे सब कुछ आपका क्लियर नहीं होता, तो एक बार आप इसको जब रिवाइज कर लोगे ना तो आपका यह टॉपिक क्लियर हो जाएगा। अगला है कि इकाई योजना के निर्माता कौन है। देखो आपको यह याद करना है कि इकाई योजना के निर्माता कौन है, फटाफट इसका आंसर करना है। तो फटाफट इसका आंसर आपको बताना है, इकाई योजना के निर्माता कौन है। किलपैट्रिक, मॉरिसन, बेलार्ड। देखो यह सेट प्रैक्टिस कराने में मजा भी नहीं आता है, थोड़ा सा डिफिकल्ट वाला होता है तो मजा भी आता है। अब इतना आसान जो था उसमें एक ही देखो, यूनिक का देखो सेट प्रैक्टिस में गलतियां क्या की कि हर टाइप में बस एक ही टाइप का क्वेश्चन। यूनिक वाला क्या किया, एक चीज देखोगे ना तो कॉमन है। देखो मेहनत यूनिक वाला किया कुछ नहीं है, जो उसने पुराना अपना बुक छापा था बस उसी को बस नया कर दिया, सिर्फ उसका कवर जो है नया लगा दिया, सारा चीज वही चीज डाल दिया 2020 का 21 में डाल दिया, कुछ नहीं, कोई चेंजिंग नहीं। मेहनत करने से भागता है, मेहनत करने वाला बुक है नहीं। छोड़ो इस सब क्वेश्चन को, जाने दो इस सब को, हमको तो यार यूनिक का कराने का मन ही नहीं है। देखो मैं आपको बताऊँ ना, स्टेट प्रैक्टिस से आपका अच्छा तो मैं आपको अलग अलग करा देता हूँ, वही आता है सेट। एक चीज बताएं आपको, सेट प्रैक्टिस से अच्छा क्या होता है, जब हम आपको आपको सब्जेक्ट वाइज कराते हैं ना उसी में हमको मजा आता है। सेशन भी उसमें सही होता है, आपकी आधे घंटे या 1 घंटे की हो। देखो 1.5 घंटे 2 घंटे की करोगे तो थोड़ी बोरिंग भी लगती है, लेकिन जो मैं सेट प्रैक्टिस करता, देखो रीजनिंग आपकी इंग्लिश भी यहाँ पे वो चीज़ डालती, लेकिन फिर इंग्लिश को मैंने वहां से लेकर डाला था, तभी आपको इंग्लिश में भी मजा आया थोड़ा बहुत। सब्जेक्ट वाइज हम इसलिए कराते हैं क्योंकि इस समय कोई बुक्स आप देख लो, कोई सेट प्रैक्टिस आप अपने ढंग का बता दो। चलो मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ, देखो मैंने करीब 3 से 4 दिन लग गया मुझे, 4 दिन से ज़्यादा लग गया। अभी तो आपको बताया था ना, अभी तक एक मॉक टेस्ट आपका तैयार हुआ है, उसमें अभी वो भी पूरा तरह से नहीं हुआ है। चलो दिखाता हूँ, उसमें उसमें आपको सभी क्वेश्चन नहीं करवाऊंगा, उसमें कुछ क्वेश्चन आपको दिखाएंगे, वहाँ पे हम करवाएंगे नहीं, सिर्फ आपको वहाँ पे दिखाएंगे कि इस टाइप से होगा। अभी उसमें बहुत सारी चेंजिंग करनी होगी। चलो देखते हैं उसमें क्या है हमारे पास, उसमें है या नहीं है, वो चीज़ भी हम लोग देख लेते हैं। तो 1 मिनट आप लोग वेट करेंगे। चलो देखो, दिख रहा है क्या डिस्प्ले पे। चलो आपको डिस्प्ले पे दिख रहा है ना, एक बार कमेंट आप लोग करना कि डिस्प्ले पे आपको दिख रहा है सही से। अरे बेस्ट नहीं है यहाँ पे, अब दे नहीं रहे हैं। देखो यहाँ पे अगर ऐसे आपको सेट प्रैक्टिस मिले तो क्या आप कर पाओगे। देखो यहाँ पे हम हमारा प्लान क्या था पता है ना, हम सोचे थे कि लिख के दें आपको, क्योंकि टाइम नहीं है और यहाँ पे टाइपिंग करना बहुत मुश्किल है, और टाइपिंग के लिए पता है कि हम तो कर नहीं पाएंगे, टाइपिंग के लिए किसी को देना ही होगा। तो ये चीज़ देखो, जैसे यहाँ पे टाइपिंग आप देख रहे हो ना, तो यहाँ पे ये आपका इंग्लिश का है। देखो यहाँ पे इंग्लिश, अभी मैं आपको पैटर्न दिखाता हूँ। ये चीज़ देखो, जैसे आपको कराऊंगा नहीं, अभी आपको यहाँ पे दिखाता हूँ, आगे आप लोग को बताऊंगा कि कैसे कहा। जैसे वहाँ 1 से आप 15 तक यहाँ पे दिख पा रहा है, जैसे पैसेज आपका, सब में आपका पैसेज नहीं रहेगा, उसके अकॉर्डिंग है। थोड़ा सा देखो इजी भी क्वेश्चन है, अभी जो क्वेश्चन आपको दिखेगा जो एलोन पैटर्न है उसी के अकॉर्डिंग है। जैसे चूज द वर्ड्स विच इज द मोस्ट नियरली द सेम इन द मीनिंग वर्ड, यहाँ पे ये चीज करना है आपको। तो इसमें मैं दिखाता हूँ, इसमें देखो ये चीज दिख रहा है ना आपको, ऐसे ही आपको अगर सेट प्रैक्टिस मिलेगा तो आप कर पाओगे। ये सब आपको अपने से करना होगा। चलो इस हिंदी पे चलते हैं, हिंदी में थोड़ा सा देखते हैं क्वेश्चन इसका। देखो हिंदी में क्वेश्चन जो है ना, तो आपको यहाँ पे गद्यांश मिलेगा अभी इस क्वेश्चन में, जैसे कि दिए गए अनुच्छेद में रिक्त स्थानों की उचित शब्दों द्वारा पूर्ति के लिए 4 4 विकल्प दिए गए हैं। उपयुक्त विकल्प चुनिए तथा उत्तर पुस्तिका में उसके अनुसार काला क्या है उसके अनुसार आपको यहाँ पे लिखना है। जैसे कुछ लोग ज्ञान प्राप्ति को ही शिक्षा का एकमात्र उद्देश्य मानते हैं, जैसे मैंने आपको पढ़ाया था ना कि उसमें से आपको चूज के भरना होता था। जैसे 16 नंबर है, तो देखो जैसे कहा था कि कुछ लोग हैं उद्देश्य मानते हैं, सहारा मानते हैं, माध्यम मानते हैं, औजार मानते हैं। क्वेश्चन कर लो, हिंदी कर लो, कोई बात नहीं है। अच्छा ठीक है, हम लोग उस पर बात करेंगे कल, या उस पर हम लोग बात करेंगे। किरण पे देख रहे हैं, देखो किरण के बुक मेरे पास होगा तभी तो करवाएंगे ना। अब मेरे पास भी बुक्स नहीं होगा तो हम लाएंगे कहाँ से। किरण का नहीं रखें, वो चीज़ नहीं है तो फिर अब कराना में प्रॉब्लम होगा ना। बैक चल रहा है क्या अभी? यहाँ पे हिंदी का क्वेश्चन देखो किस टाइप से क्वेश्चन है, जैसे कि आपने पढ़ा था ना कि कुछ लोग
का एकमात्र साधन डैश मानते हैं, उद्देश्य मानते हैं, सहारा मानते हैं, माध्यम मानते हैं, औजार मानते हैं। तो यहाँ पे इस टाइप के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। तो इसको क्या मानते हैं आपको बताना है। जैसे उद्देश्य ही मानते हैं, ऑप्शन ही होगा। देखो हर किसी के पास कोई ना कोई प्रैक्टिस ही है ना। अब देखो चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है। अब इसमें जैसे कि अब आगे पढ़ना है, तो यहाँ पे आप पढ़ोगे, यहाँ पे मैं एक पैटर्न आपको बता रहा हूँ। ये चीज मैं आपको पैटर्न बता रहा हूँ। अभी आपको यहाँ पे हम करवा नहीं रहा हूँ, क्वेश्चन अभी करवा नहीं रहा हूँ। आप यहाँ पे एक टाइप देख लो, क्वेश्चन आपका यहाँ पे सेट होगा से। जैसे यहाँ पे देख लिए 16 से 20 तक का आपने क्वेश्चन देख लिया। अब ये 21 से 22 तक जो आपका मुहावरा है, लोकोक्ति है, उसके अर्थात में 4 विकल्प दिया है। न श्रावण सुखे न भादो, यहाँ पे सुख सुख का भेद न जानना, सदैव प्रसन्न रहना, या फिर एक सी मानसिक स्थिति में रहना, या फिर सदैव दुखी रहना। ये सभी चीज है, इसमें से जो आपको सही लगे आप लोग इसका आंसर दे पाओगे। उसके अकॉर्डिंग आप आगे देखो, पानी 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 पीकर कोसना, ये जो आपका मुहावरा है, तो मुहावरे से कुछ प्रश्न है। अब देखो आगे देखते हैं, वर्ग का उच्चारण स्थान क्या है, ये चीज है। ईमानदारी का कौन सी संज्ञा है, तो क्वेश्चन जो इसके अकॉर्डिंग है, जैसे कि देखो यहाँ पे कुछ वाक्य है जिसमें शुद्ध है अशुद्ध है, कि हमने दिल्ली जाना है, ये चीज है। तो इसमें हिंदी क्या है, ठीक है। उसके बाद जैसे वह कुल्हाड़ी से वृक्ष काटता है, इस वाक्य में किस कारक की विभक्ति है। ड्राइवर मीरा को कार चलाना सीख रहा है। ड्राइवर मीरा को कार चलाना सिखा रहा है, ठीक है, सीख रहा होना चाहिए। चलो अगला देखते हैं। ये सब देखो महाशय का है, ये सब चीज है ना आपको। तो यहाँ पे जैसे कि क्या आप जा रहे हैं, क्या में कौन सा निपात है। चलिए आप लोग के पास अगर उपकार का होगा या किरण का होगा, तो उसका सेट प्रैक्टिस फर्स्ट आप भेज दीजिएगा मुझे। हम उसका भी पैटर्न आपको बताएंगे, वहां पे देखेंगे, जो बेस्ट होगा वही करवाएंगे। उपकार का या किरण का जिसके पास होगा, आप क्या कीजिएगा, मुझे सेंड कर दीजिएगा। उसका एक ही सेट कर दीजिएगा कम से कम। अरिहंत का सेट प्रैक्टिस नहीं आता है, बुक्स आता है। देखो तो इस तरह से तैयार किया गया है। देखो जैसे यहाँ पे आपको सब मिलेगा। जैसे कि आपको देखो इसमें कई तरह के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। देखो जैसे कि आपका सिलेबस जो है ना, अब देखो यह क्वेश्चन करो। देखो ऐसे क्वेश्चन अभी हम लोग नहीं ना करें कि एक आदमी अपने बेटे की तुलना में 24 साल का बड़ा है। अब आप कहोगे कि सर ये क्वेश्चन जो है पैटर्न में है नहीं, कमेंट करो तो यह क्वेश्चन आपके सिलेबस में है या नहीं है। जितने लोग लाइव देख रहे हैं आप लोग कमेंट करो कि जैसे यह क्वेश्चन आपको 35 दिख रहा है ना, आपको बताना है कि यह क्वेश्चन आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग है या बाहर है, या सिलेबस में आपके क्वेश्चन या है या टॉपिक है या नहीं है ना। एनालिटिक, हाँ ठीक है ना। एनालिटिक रीजनिंग पढ़ना उसमें है। लेकिन आप देखो कहीं चर्चा इस सब का कहीं किया है, एवनी किया है ना, अरिहंत किया है, ये सब कहीं नहीं, ये सब चर्चा नहीं करेगा। देखो क्वेश्चन पूछा भी जाता है। हाँ एनालिटिक रीजनिंग में आता है आपका, जो आपका चैप्टर पढ़ना है, ठीक है ना। और भी मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे कि यहाँ पे देखो 6 मित्र MNOP तथा Q जो है आर एक खड़े हैं पंक्ति में। तो यह क्वेश्चन आपका जो है सिलेबस के अकॉर्डिंग है। तो देखो इसमें सारे पैटर्न को आपको लेके ही जो रीजनिंग है उसी के अकॉर्डिंग चलना है। जैसे देखो यह क्वेश्चन देखो नहीं ना दिया है, हमने प्रैक्टिस देखो, प्रैक्टिस जो तैयार हो रहा है कैसे हो रहा है। देखो क्वेश्चन देख रहा है कि क्रिकेट की गेंद जो है हॉकी की गेंद से हल्की होती है, तथा वॉलीबॉल जो है फुटबॉल से हल्की होती है। हॉकी की गेंद फुटबॉल से हल्की होती है, पर टेनिस की गेंद से भारी होती है। इसमें से कौन सा सबसे अधिक भारी है, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग है आपको यहाँ पे चूज करना है। हाँ दोनों में है, मैथ्स और रीजनिंग में है, आपको एनालिटिक रीजनिंग में पढ़ना है। देखो इसलिए मैं आपको रीजनिंग में एक भी क्वेश्चन देता हूँ, जब टेस्ट लेता हूँ तो उसमें क्वेश्चन देता हूँ ताकि आप उसको क्लियर करो, है ना। देखो पैटर्न देखो मैं आपको बता रहा हूँ। देखो यहाँ पे सेट प्रैक्टिस को तैयार किया है, समय लगता है। देखो ऐसे सेट नहीं होता है, एक के लिए कम से कम बहुत समय लग रहा है इसमें, और आपका क्लियर भी नहीं हो रहा है। अभी और देखो इसमें देखो क्वेश्चन देखो, यह पैटर्न आपका यति के अकॉर्डिंग है, सिलेबस के अकॉर्डिंग है। क्या आप लोग आपस में बातें कर रहे हैं। अरे आपके पास जो है आप लोग बनाओ, बस रहने दो। आपके पास जो है प्रैक्टिस सेट आप उसको बनवाओ। अब मुझे अपने अकॉर्डिंग काम करने दो, मुझे अब करने दो। देखो मुझे सेपरेट वाइज कराने दो। देखो हमको सब्जेक्ट वाइज करवाने दो, जैसे कि हिंदी का, रीजनिंग का, इंग्लिश का, उसको अलग अलग मुझे अपने अकॉर्डिंग करवाने दो। अरे क्लासेस तो होगी ना, पहले पैटर्न आप समझिएगा ना, आप ही के फायदे के लिए तो बात हो रही ना। अरे क्या आप लोग बातें करें, एग्जाम डेट बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा। देखो
जो हम लोग पैटर्न लेके चल रहे हैं यूनिक का लगभग सब कोई बना चुका है, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि उसमें ज़्यादा फायदा है आपको कहीं। देखो ऐसा नहीं कि मैं आपको अपना सेट प्रैक्टिस दे रहा हूँ, ये भी नहीं है, क्योंकि मेरे पास अभी है ही नहीं। मेरे पास सेट प्रैक्टिस तैयार ही नहीं है कि मैं आपको दूंगा। ठीक है, तो ये चीज़ भी अपने मन से निकाल दो कि सर अपना सेट प्रैक्टिस दे रहे हैं, ये भी गलत है, क्योंकि मेरे पास है ही नहीं, तो मैं दूंगा कहाँ से आपको, है ना। देखो आप पैटर्न समझो कि जो क्वेश्चन आप छोड़ते हो ना, उसके अकॉर्डिंग हमको अगर सब्जेक्ट वाइज कराने दीजिएगा ना, तो वहाँ पे ये सारे क्वेश्चन हम क्लियर करेंगे। देखो जैसे कि यहाँ पे विकल्प आपको चूज करना, बहुत सारे क्वेश्चन आपको दिखेगा, जैसे कि यहाँ पे कथन निष्कर्ष से भी क्वेश्चन है, कम देता है वो तो देता ही नहीं है। देखो यह क्वेश्चन है ना आपका कथन वाला, मॉक टेस्ट तो करा ही रहे हैं ना, इसलिए मैंने आपको मॉर्निंग में मॉक टेस्ट का ऑप्शन दिया है। देखो मैं चाहता तो 2 दिन पहले ही स्टार्ट कर देता और वहाँ पर यूनिक की बुक्स बंद कर देता, लेकिन आपको सिर्फ दिखाना था मुझे कि आप समझ सको। आपको अगर मैं कहता कि यह मॉक टेस्ट छोड़ दो, तो आप कहते कि नहीं आप सर कराना नहीं चाहते हैं, लेकिन कराने से वहाँ पे फ़ायदा नहीं है। हम अलग अलग कल से बनाएंगे। देखो जो भी होगा रीजनिंग पर भी फोकस होगी और अलग अलग ही होगी। देखो कम ही क्वेश्चन करो, लेकिन चलिए काजा बोले थोड़ा करेंट्स भी, तो जीके जीएस में ना करेंट्स आएगा। जैसे चलते हैं जीके जीएस में करंट है या नहीं, देखते हैं आपके अकॉर्डिंग। आप लोग कहते हैं ना करंट, हम आपके हर एक चीज़ को ध्यान में रखा जाता है। जैसे देखो यहाँ पे है, एक जन्मदिन पार्टी में 5 मित्र बैठे, तो यही का हो गया। देखो एक परीक्षा में ए बी सी तथा डी को अलग अलग अंक प्राप्त हुए हैं, बी सी से और बी ने सी और डी से अधिक अंक प्राप्त किया, ए ने कम अंक प्राप्त किया, ये चीज़ ये है। अब देखो आपको करंट ऑप्शन, देखो एक ये चीज़ क्या है, हैरी पॉटर सीरीज की पुस्तकें निम्नलिखित में से किसके लेखक है। चलो इस क्वेश्चन से करो, 5-10 जीके जीएस करते हैं। चलो फटाफट इसका आंसर दो, चलो फटाफट आंसर देना है। क्वेश्चन नंबर आपका 56 है कि हैरी पॉटर सीरीज की पुस्तकें निम्नलिखित में से किसने लिखी है। चलो इस क्वेश्चन का आंसर दो आप लोग। चलिए क्वेश्चन कर लेते हैं कुछ। सबसे अच्छा चैप्टर वाइज कीजिए गुरुजी, चैप्टर वाइज तो हम कब से कर ही रहे हैं, हम तो चैप्टर वाइज कब से कर लेके ही चल रहे हैं। चलो क्वेश्चन नंबर 56 इसका आंसर दो आप लोग। क्वेश्चन है कि हैरी पॉटर सीरीज की पुस्तकें निम्नलिखित में से किसने लिखी है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, जेके रॉलिंग हो जाएगा। क्या हो जाएगा इसका आंसर, जेके रॉलिंग। अब देखो क्वेश्चन यहाँ पे इजी है, ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी, कुछ नारे भी है, तो ये तो आपको पता है। देखो हमारी यहाँ पे जो यहाँ पे आप लोग के अकॉर्डिंग डिमांड है, तो हमारा सोच क्या है कि एलएनयू ने जो पिछली बार एग्जाम लिया था ना, उस पैटर्न पे कम से कम आपको 2-3 सेट प्रैक्टिस उस पर मिलना चाहिए। उसके पहले जो एग्जाम हुआ था जो हाई थोड़ा सा उसका लेवल अच्छा था, उस पर भी 2-3 आपको मिलना चाहिए, और 2-3 थोड़ा सा आपको एक मीडियम लेवल का मिलना चाहिए, ताकि आप सभी तरह के जब सेट प्रैक्टिस सॉल्व करोगे ना, तो आपका आंसर जो है सही होगा। चलो ब्रह्म समाज की स्थापना किसने किया था, तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, करो या मारो का नारा किसने दिया था। अब देखते हैं कि दी स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ पुस्तक के लेखक कौन है, तो महात्मा गांधी होंगे, पता है ना। क्या हो जाएगा इसका आंसर, महात्मा गांधी, ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। उसके बाद अजंता की गुफाओं में किसका चित्रण है, तो अजंता की गुफाओं में किसका चित्रण है, जातक वक्ताओं का, रामायण का, महाभारत का, या फिर चंदेल राजाओं की जीवन कथा का। क्या है आपको बताना है, अजंता की गुफाएं है, इसमें किसका चित्रण किया गया है। क्वेश्चन नंबर 60 का आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 60 का आंसर बताना है कि अजंता की जो गुफाएं है इसमें किसका चित्रण किया गया है। अजंता की गुफाओं में किसका चित्रण है, जातक कथाओं का, ब्राह्मण का, महाभारत का, रामायण का, ब्राह्मण नहीं रामायण का।